क्या ईसीजी को पढ़ाना शुरू कर दूं पूरे? जल्दी से एक बार कमेंट कर दो मुझे कि इसका आंसर दें, फिर ईसीजी पढ़ें या पहले ईसीजी पढ़ लें। जवाब चाहिए आज इसका देंगे, नहीं तो कल दे देंगे, क्योंकि ईसीजी शुरू करूंगा तो बहुत लंबा टाइम ईसीजी लेगी। वीएफ लग रहा है तो अब अगले आधे घंटे तक अपनी क्लास को थ्योरी क्लास मान के चलिएगा, ठीक है? एमसीक्यू तो है ही, क्योंकि रैशनल के मामले में कोई किसी को चैलेंज कर नहीं सकता। तो अब अपन बढ़िया तरीके से ईसीजी की मंद मंद शुरुआत करते हैं। बहुत दिनों से सर इंतजार था, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। हेडिंग लगाओ ईसीजी। क्या होता है ईसीजी? तो सबसे पहले तो ईसीजी के बारे में फुल फॉर्म देखते हैं। इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफी, एक शब्द आ गया जिसको अपन ने बोल दिया इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। दूसरा नाम देखने को मिलता है जिसको बोला जाता है ग्राफ, और तीसरा नाम बोला जाता है जिसको बोला जाता है ग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, तीनों शब्दों को देखें। ग्राफी का मतलब होता है प्रोसीजर, मरीज को सुलाया, लीड लगाई, काम चलाया, सब ठीक है। ग्राफ का मतलब जो देखने को मिलता है यह मशीन या इंस्ट्रूमेंट, या जिसे क्या बोलेंगे, इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। और ग्राम का मतलब होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। प्रेजेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या रिपोर्ट। तो जो अपन ईसीजी की ये वाली चीज है, ये क्या है? ये है ग्राम। समझ में आया? इसकी मशीन थी, वो थी ग्राफ, और वो पूरा प्रोसीजर होता है, क्या होता है? ग्राफी। तो सिंपल सा सवाल अगर पूछे कि ईसीजी की फुल फॉर्म बताओ, तो जवाब ग्राफी देना है। नेक्स्ट, ईसीजी क्या करती है? नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं कि ये ईसीजी होती है, ये क्या करती है? इट असेस द एबनॉर्मल हार्ट रिदम। इट असेस द एबनॉर्मल नहीं, रिदम ऑफ हार्ट। बहुत बहुत धन्यवाद है ईसीजी का कि हार्ट की बताती है सिर्फ रिदम, यानी हार्ट धड़क कैसे रहा है। ये नहीं बताती है कि धड़क किसके लिए रहा है, सोना के लिए, मोना के लिए, बाबू के लिए, जाना के लिए, परी के लिए, पापा के लिए। ये बता देती तो दिक्कत हो जाती। इसके बारे में जानकारी किसने दी? तो गिवन बाई विलियम्स एंथवन। गिवन बाई विलियम एंथवन। विलियम एंथवन नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, वरना अभी तुम्हारी लंका लग जाती है ना। चलो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि ये काम कैसे करती है। हाँ, कितने लोगों के लिए धड़क रहा है, ये भी बड़ी दिक्कत है। किसके लिए होता तो डिवोर्स हो जाता। कोई बात नहीं, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, बहुत लंबी है जमी, मिलेंगे लाख हंसी इस जमाने में, सनम तुम अकेले थोड़ी। चलो, ये काम करती है वर्क ऑन गैल्वेनोमीटर। वर्क ऑन गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर नाम के प्रिंसिपल पे काम करती है। गैल्वेनोमीटर बोले तो जो ईसीजी होती है वो निकालने से पहले जो ईसीजी की मशीन होती है उसमें एक ऐसी डिवाइस है। क्लियर? ईसीजी के लिए, ईसीजी जब अंदर मशीन घूमती है तो उसके अंदर एक ऐसी डिवाइस होती है जो गोल गोल घूमती है, ये ग्राफ हमें नजर आता है। गोल गोल घूमती है जिसमें हमें ये ग्राफ नजर आता है। चलो, अब ईसीजी के लिए अपन कुछ वर्ड की तरफ चलना शुरू करते हैं कि क्या है ईसीजी। प्यारे दोस्तों, ईसीजी का जब आप ये ग्राफ
यानी ये रिपोर्ट जब देखते हो तो इसके अंदर आपने बॉक्सेस देखे होंगे, ठीक है, स्मॉल और लार्ज। देखे? अब देखो, इसके अंदर मैं अगर बताऊं कि ये जैसे कि ये एक बॉक्स है, ये एक लार्ज बॉक्स है, ये क्या है, एक लार्ज बॉक्स है। ईसीजी की रिपोर्ट भी लेके बैठ जाएंगे, टेंशन मत लो। ये एक लार्ज बॉक्स है। इसके अलावा इस बॉक्स में छोटी छोटी लाइनें होती है जिन्हें अपन स्मॉल बॉक्स बोलते हैं। इसको जब मैं जूम करूंगा, इसमें 5 लाइनें बना देता हूं, रुको। हम्म, ये लो। एक बड़े बॉक्स में 5 छोटे बॉक्स होते हैं। अब इस चीज को दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये लार्ज बॉक्स है, दिख गया सबको, और ये स्मॉल बॉक्स है। बहुत अच्छे से दिख रहा है अब तो स्मॉल बॉक्स भी। या मैंने क्या बोला कि ये वाला जो था वो क्या था, लार्ज बॉक्स था, और ये वाली जो लाइन है इसे क्या बोला अपन ने, स्मॉल बॉक्स बोला। एक लार्ज बॉक्स में चलो, एक लार्ज बॉक्स में 5 स्मॉल बॉक्स होते हैं। एक लार्ज बॉक्स में कितने स्मॉल बॉक्स होते हैं, 5। देखो बेटा, बैठ के पढ़ाने वाली क्लास में आराम से मिनिमम एनर्जी के साथ मैक्सिमम आउटपुट निकलता है, इसलिए थोड़ी सी कोशिश करें। चलो, हेल्थ भी मजबूत रहेगी, लंबी उम्र तक पढ़ाएंगे ना। आपको कल परसों सेमिनार में वादा किया कि सिद्धार्थ 900 नहीं 9000 एपिसोड लेके भी दिखाएगा। तो 9000 एपिसोड के लिए थोड़ा बहुत तो चाहिए ना। अब ये बड़े बॉक्स के लिए, अब जो लार्ज बॉक्स होता है इसका टाइम ड्यूरेशन क्या है, तो 0.2 सेकेंड। यस सर, ऐसे ही ठीक लगता है, फेस टू फेस मस्त है ना। चलो नेक्स्ट, स्मॉल बॉक्स। स्मॉल बॉक्स में समय कितना लगेगा, तो आपका जवाब आना चाहिए 0.04 सेकेंड। और मैंने बोला था कि एक बड़े लार्ज बॉक्स में 5 स्मॉल बॉक्स होते हैं, तो अगर आप इसको 5 से गुणा करोगे तो 0.2 सेकेंड आ जाएगा, आ जाएगा 0.2 सेकेंड आ जाएगा, तो आ जाएगा। अब अगली बात को ले, जब ईसीजी देखोगे तो नॉर्मल यूं मामला, अरे भैया मजा नहीं आया। आजा भाई आजा, ये लो। अगर मैं ईसीजी का नॉर्मल फिनोमिना बनाऊं तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। मजा नहीं आया यार। मुझे लगता है आप लोगों ने सही बोला, वही पोडियम पे जाना पड़ेगा। ये लो, बन गई बन गई बन गई, टकाटक बन गई। अब इस ईसीजी के अंदर देखो, ये अपन ने बनाई है, इस वेव को कहते हैं पी वेव। ये अपन ने बनाया है क्यू, ये बनाया आर, ये बनाया एस, ये बनाया टी। सही बात है। अब प्यारे दोस्तों, अगर अब इस ईसीजी के अंदर एग्जामिनर पूछेगा कि पी वेव कब आती है, ये एक नॉर्मल ईसीजी है। अगर एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि पी वेव ईसीजी में कब आती है, तो जवाब आना चाहिए कि जब मरीज का एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन करे, जब मरीज का एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन। दूसरा नाम आता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, के ईसीजी में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कब आता है, ईसीजी में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कब आता है, तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करे। और ईसीजी में टी वेव कब आती है, ईसीजी में टी वेव कब, तो इसके अंदर प्यारे दोस्तों यहां क्या लिखोगे, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, सिस्टोल, या डीपोलराइजेशन। तो जब इंसान के एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन आए, एंट्रियल सिस्टोल हो या एंट्रियल डीपोलराइजेशन हो, कौन सी वेव आएगी, पी वेव। बहुत अच्छे से ध्यान रखना, जब मैं आपको एट्रियल टेकिकार्डिया और एट्रियल फ्लटर और एट्रियल फिब्रिलेशन पढ़ाऊंगा उस टाइम में पी वेव पे ही फोकस करना है। वहीं पे प्यारे दोस्तों, अगर मैं आपको दूसरे नंबर पे ले जाऊं
अगर मैं आप लोगों को दूसरे नंबर पे ले जाऊं तो यहां क्या देखने को मिलता है, जैसे कि वेंट्रिकुलर, यहां मामला क्या चल रहा है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, या इसी को क्या बोलोगे, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, या क्या बोल दोगे, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर सिस्टोल या वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, जब आपके वेंट्रिकल खुलेगा तो क्यूआरएस आएगा। और नेक्स्ट लिख दिया टी वेव कब आएगी, जब वेंट्रिकल रिलैक्स होगा। तो यहां देखने को मिलता है कब, तो आपका जवाब आता है वेंट्रिकुलर डायस्टोल, या क्या बोल सकते हो, रिलैक्सेशन या रीपोलराइजेशन। इसको क्या बोला जाता है, रीपोलराइजेशन, यानी व्यक्ति के वेंट्रिकल का चेंबर रिलैक्स हो रहा है। तो ये वाली चीज तो आ गई कि कौन सी चीज, यू वेव कब आती है, जब पुरकेंजे फाइबर, यू वेव ईसीजी में कब नजर आएगी, जब पुरकेंजे फाइबर का रोल आएगा, पुरकेंजे फाइबर जब रिलैक्सेशन, पुरकेंजे फाइबर जब रिलैक्सेशन जैसी कंडीशन में जाएगा, हाइपोकैलेमिया की कंडीशन। तो ये चार चीजें क्लियर हुई। अगला नाम आता है प्यारे दोस्तों, ये जैसे कि आप लोगों का हार्ट, ठीक है। अब इस हार्ट में क्या होता है कि ऐसे नोड गति पैदा करता है, ऐसे नोड एवी नोड को देता है, एवी नोड बंजल ऑफ हिंज को देता है, और फिर वो जाती है पुरकेंजे फाइबर में। तो कुल मिलाकर के क्यों न एट्रियम से लेकर के वेंट्रिकल तक ट्रेवल करने वाली एक गति को कुछ नाम दिया जाए। यहां मैंने चार शब्द बोले, ऐसे नोड, एवी नोड, बंजल ऑफ हिंज, और उसके बाद में पुरकेंजे फाइबर। बोले क्या चार नाम, जी हाँ। पहला नाम ऐसे नोड, फिर एवी नोड, फिर बंजल ऑफ हिंज, और फिर पुरकेंजे पुरकेंजे फाइबर। समझ में आई। अब यहां मैं क्या बोल रहा हूं कि कोई भी गति आएगी, वो गति कहां से कहां जाएगी, यहां से यहां जाएगी। क्या अपन सही है, जी हाँ। इसके बाद ये गति कहां से कहां जाएगी, इसके बाद ये गति यहां से यहां जाएगी, इसमें गई, इसमें। अब ये गति कहां जाएगी सर, अब ये गति जाएगी इन चेंबर्स में। अब ये गति कहां गई, इन चेंबर्स में। तो ये कुल मिलाकर के एक हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होता है कि भाई स्पीड यहां से यहां, यहां से यहां, और ये फिर। तो प्यारे दोस्तों अगला नाम मैं लिखवा रहा हूं पी आर इंटरवेल, ईसीजी में आने वाला पी आर इंटरवेल। पी आर इंटरवेल का मतलब होता है कि इंपल्स ट्रेवल फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल। इंपल्स एट्रियम से लेकर के वेंट्रिकल तक ट्रेवल करने का जो समय है वो क्या है, पी आर इंटरवेल, जो नॉर्मली होता है 0.1 टू 0.20 सेकेंड। स्टार बना करके लिख लीजिएगा, एग्जामिनर पूछेगा और अपन भी बताएंगे पीआर बढ़ गया, पीआर घट गया। सीधी सी गणित है, पीआर इंटरवल का मतलब पता चला, यहां से चलो, यहां यहां से लेकर के यहां तक, समझ पा रहे हो, यहां से लेकर के यहां तक जितना समय लगा ना, वो पीआर इंटरवल है। कल को कॉन्ट्रैक्शन तेजी से होगा, पीआर घट जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन बहुत धीरे हो रहा है, यूं जू 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 जू, तो टाइम बढ़ेगा। भाई अगर मान लीजिएगा कि मैं अपने घर से कोचिंग तक 60 की स्पीड से आता हूं, 10 मिनट लगते हैं, तो कल को 90 की स्पीड से आऊंगा तो जल्दी आ जाऊंगा, और 20 की स्पीड से आए तो धीरे। तो जब मैं आपको हार्ट ब्लॉक की ईसीजी पढ़ाऊंगा उस टाइम ध्यान रखना, पीआर इंटरवल पे डिपेंड करेगी, वो इस पे डिपेंड करेगी, पीआर इंटरवल। क्योंकि हार्ट ब्लॉक का मतलब है कि हार्ट जितना तेजी से धड़कना चाहिए उतना नहीं धड़क के धीरे धड़के। क्लियर है, जितना तेजी से धड़कना चाहिए उतनी तेजी से न धड़क के धीरे धड़के, तो पीआर बढ़ेगा, और पीआर बढ़ने वाली चीज वहां देखने को मिलती है।
समझ में आई मेरी बात? ये आपको समझ में आ गया। अगला नाम आता है आर आर इंटरवल। अगला नाम क्या आता है? और आर आर इंटरवल का मतलब है प्यारे दोस्तों, दो आर आर इंटरवल के बीच में 6 सेकंड का गैप होता है। ठीक है, 1 मिनट में 10 बार आर आर इंटरवल आता है। ये दो आर आर इंटरवल के बीच का गैप कहलाती है हार्ट रेट। लिख लीजिएगा, गैप इन बिटवीन टू आर आर वेव इंडिकेट हार्ट रेट। और ये किसको इंडिकेट करती है? हार्ट रेट। आर आर इंटरवल होता कितना है? तो 0.8 टू 1.0 सेकेंड, या 0.6 टू 1 कर दो और कोष्टक में 0.8 लिख दो। यहां चाहिए 0.6 लिख दो और कोष्टक में 0.8 सेकेंड लिख देना। ये आर आर इंटरवल है। अब प्यारे दोस्तों, हार्ट रेट निकालने का नियम क्या देखने को मिलेगा? सवाल आता है कि मरीज की हार्ट रेट निकालनी है। शुरुआत कर रहे हैं धीरे धीरे ईसीजी में। अभी तक एक बार कमेंट करके बताओ, अभी तक जितनी भी मैंने ईसीजी के बारे में शब्द बोले समझ में आए नहीं आए? कमेंट जल्दी। यस सर। पक्का भूचाल ले आओगे नर्सिंग जरूरत में कि न किसी हम सफर से न किसी हम नसीब से निकलेगा, अपने पांव का कांटा अपने आप ही से निकलेगा, ए वतन तेरी जमीन पे मुझे एडियां रगड़ने दे, क्योंकि इसी बंजर जमीन से पानी निकलेगा। चलो बहुत बढ़िया, हार्ट रेट निकालते हैं। अब प्यारे दोस्तों, हार्ट रेट निकालने के लिए क्या होता है कि अगर इफ रेगुलर इंटरवल इन बिटवीन आर आर वेव, देन, तो आपको काम में लिया जाने वाला नियम लिखवा रहा हूं। कब लिखवा रहा हूं? जब आर आर इंटरवल रेगुलर आ रही है। रेगुलर का मतलब कट टू कट चल रही है। समझ में आ गया? ऐसा नहीं कि कभी ज्यादा कभी कुछ। तो उस परिस्थिति में अपने को क्या करना है कि अगर 300 नंबर ऑफ लार्ज बॉक्सेस इन बिटवीन टू आर आर वेव, दो आर आर वेव के बीच में पाए गए बड़े डब्बों की संख्या क्या कहलाती है? तो 300 से डिवाइड करो। वहीं पे अगर स्मॉल, अगर दूसरा स्मॉल बॉक्स काम में ले रहे हो तो आपको ये वाला नियम लेना है, 1500 अपॉन नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्स इन बिटवीन टू आर आर वेव, दो आर आर वेव में पाए गए, दो आर आर वेव में पाए गए स्मॉल बॉक्स की संख्या, इनको डिवाइड कर दो। इससे आप क्या निकाल लोगे? हार्ट रेट। किसी भी ईसीजी में हार्ट रेट निकालने का नियम पता चल गया कि हार्ट रेट कैसे निकालते हैं। समझ में आ गया? अगर ये वाला नियम नहीं आता है तो नंबर ऑफ बॉक्सेज, दूसरा क्या काम में ले सकते हो? नंबर ऑफ आर आर बॉक्सेज। ठीक है, नंबर ऑफ आर आर बॉक्सेज को मल्टीप्लाई बाई 6 सेकेंड, किससे गुणा कर दो? 6 सेकेंड से। ध्यान रखिएगा, 6 सेकेंड वाले बॉक्सेज को लेकर के जितने डब्बे आए हैं 10 डब्बों को उठाओ, 6 सेकेंड से गुणा कर दो। तो ये कुल मिलाकर के अभी यूनिवर्सल जो आप काम में लेते हो वो यही है। बिना कोई कंफ्यूजन के आप लोगों के ईसीजी में हार्ट रेट निकालने वाले कौन से हैं ये, और बस इतना ही ध्यान देना, इससे ज्यादा जाना भी नहीं है, इससे ज्यादा जाकर के खुद को कंफ्यूज करना भी नहीं है। समझ में आ गई मेरी बात? तो हार्ट रेट वाला मामला भी सेट हो गया। चलो नेक्स्ट बात करते हैं
ईसीजी के पॉइंटों की शुरुआत। पहली ईसीजी जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि ईसीजी का नाम पहली ईसीजी जो अपन पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, हाँ, 0.621। पहली ईसीजी जो अपन पढ़ रहे हैं उसका नाम होगा, गूगल हैंग, साइनस टेकीकार्डिया। ये पहली ईसीजी पढ़ा रहा हूं मैं आपको। साइनस टेकीकार्डिया, साइनस का मतलब वेन ऐसे नोड इज ए पेसमेकर। जब तक ऐसे नोड काम कर रहा है साइनस। टेकीकार्डिया का मतलब, साइनस का मतलब साइनस रिदम है, दिल में कोई गड़बड़ नहीं है, पैथोलॉजिकल रीजन नहीं है। फिर टेकीकार्डिया क्यों हुआ? अपन भागते आए, अपन सीढ़ियां चढ़ के आए, या अपन ने कोई ऐसा फिजिकली वर्क किया जिससे धड़कन बढ़ गई। टेकीकार्डिया का मतलब होता है मोर देन 100 बीट पर मिनट। मरीज के हार्ट की रिदम कितनी से ज्यादा हो गई? 100 से ज्यादा। सर काश आप वहां पे भी एमएसएन पढ़ाते तो मेरे पास में अच्छे अच्छे नोट्स होते। कहाँ पे बेटा? सर कल के बैठ के ना पड़ेगा। स्मॉल दिखता, कहाँ दिखता है यार? जूम कर देता हूँ। क्या स्मॉल दिख रहा है? ये लो। कुछ मजबूरियां रही होगी बेटा, इसीलिए बोल रहा हूँ कि अब नेवर कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी। कुछ बड़े चीजों के लिए बड़े कदम उठाए जाते हैं, ठीक है, टेंशन नहीं ले। वो कहता है, न मैं गिरा न मेरी उम्मीद के मीनार गिरे, मुझे गिराने में लोग कहीं बार गिरे, सवाल जहर का था वो तो मैं पी गया, लोगों को तकलीफ तो तब हुई जब मैं फिर भी जी गया। अभी तो शुरुआत है। इतने दिन मार्केट में जो स्लाइडें चल रही थी ना, चिंता मत करो, सबको बता देंगे। साइनस टेकीकार्डिया का मतलब मरीज हार्ट तेजी से धड़क रहा है। अब तेजी से धड़केगा तो 2 RR इंटरवल, हार्ट का मतलब हार्ट रेट किसके बीच में बताइए? RR के बीच में। तो अब RR इंटरवल का गैप कम होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। क्लियर है? सर हमें बहुत दुख लग रहा है कि हम ऑफलाइन नहीं पढ़ पाए। ऑफलाइन आ जाओ, जयपुर में आ जाओ, चिंता करने की आवश्यकता नहीं, मैं बैठा हूं। क्लियर है? बस तो ध्यान रखिएगा, यहां क्या देखने को मिलता है? डिक्रीज डिक्रीज RR इंटरवल। ईसीजी में RR इंटरवल कम हो गया। अब इसकी ईसीजी कैसी देखने को मिलती है? जैसे कि मान लीजिएगा ये वेव, ये वेव, ये वेव, ये वेव, तो इनके बीच का जो गैप था प्यारे दोस्तों, वो डिक्रीज हुआ या नहीं हुआ? ये क्या है? आर वेव। मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ आर वेव बना रहा हूं। तो अगर ऐसी कभी ईसीजी आपको नजर आए जब RR इंटरवल डिक्रीज हो जाए, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी? साइनस टेकीकार्डिया। क्या कहलाएगी? साइनस टेकीकार्डिया। बेटा फीस दे दिया है दूसरी जगह, फीस की चिंता मत करो, हम पैसों के लिए नहीं मरते हैं बेटा, हम पढ़ाने के लिए मरते हैं। जिनको पढ़ना है वो एज सुन एज पॉसिबल संपर्क कर लेना। चलो, दूसरे नंबर पे क्या देखने को मिलता है? साइनस ब्रेडिकार्डिया। क्योंकि ये शिक्षा की नगरी है, ये कोई बिजनेस की दुकान नहीं है। शिक्षा को जिस दिन तुम बिजनेस मानने लग जाओगे ना, उस दिन अंत आना शुरू हो जाएगा। समझ पा रहे हो? दूसरा नाम लिखा है साइनस ब्रेडिकार्डिया, यानी मरीज का जो हार्ट है वो धीरे धड़क रहा है, यानी मरीज का हार्ट लेस देन 60 बीट पर मिनट से भी कम धड़क रहा है। और जब धीरे धड़केगा, कोई भी गाड़ी धीरे चलेगी तो अपने गंतव्य स्थान तक दूरी से लेट पहुंचेगी। यहां क्या देखने को मिलता है? इंक्रीज RR इंटरवल। देखो थ्योरेटिकल इमेज वेस दोनों हो रहे हैं। इंक्रीज RR इंटरवल। RR इंटरवल क्या हो गया? बढ़ गया। अब बढ़ गया तो ईसीजी कुछ यूं नजर आएगी।
बढ़ा या नहीं बढ़ा? बढ़ गया। ये क्या देखने को मिल रही है सर? ये आर 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 इंटरवल के बीच में गैप बढ़ा या नहीं बढ़ा? बढ़ गया। दो आर आर के बीच में गैप बढ़ा या नहीं बढ़ा? बढ़ गया। यहाँ गैप घटा या नहीं घटा? घट गया। तो कमेंट करके बताओ, साइनस टेकिकार्डिया और साइनस ब्रेडिकार्डिया में किसी बच्चे को दिक्कत होगी? नहीं होगी। ईसीजी में एबनॉर्मल कुछ भी नहीं है। पी एबनॉर्मल नहीं होगा, क्यूआरएस नहीं होगा, टी नहीं होगा। क्यों? एट्रियम बराबर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वेंट्रिकल बराबर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और वापस बराबर रिलैक्स हो रहा है, तो वो एबनॉर्मल नहीं होगी, बस गैप में फर्क आएगा। पी क्यू आर एस टी के अंदर एबनॉर्मलिटी नहीं आएगी, सिर्फ गैप में फर्क देखने को मिलेगा। और गैप क्या होगा? धीरे धड़केगा तो गैप बढ़ जाएगा और तेजी से धड़केगा तो गैप घट जाएगा। समझ में आई मेरी बात? साइनस टेकिकार्डिया क्या है, साइनस ब्रेडिकार्डिया क्या है? साइनस ब्रेडिकार्डिया की ड्रग ऑफ चॉइस एट्रोपिन सल्फेट, लिख लो। इसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या देखने को मिलता है? एट्रा। इसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या देखने को मिलती है? एट्रोपिन सल्फेट। 0.6 mg का डोज आता है। क्लियर है? चलो, इसके बाद मैं अगली ईसीजी का नाम पढ़ा रहा हूं, तीसरे नंबर की ईसीजी, इंस्पायरेटरी साइनस रिदम। इंस्पायरेटरी साइनस रिदम क्या देखने को मिलती है? इंस्पायरेटरी साइनस रिदम। इंस्पायरेटरी साइनस रिदम का मतलब जब अपन इंस्पायरेशन करते हैं, हाँ, जब जब मैं सांस लेता हूं तो तेरी खुशबू आती है, जब सांस अंदर की तरफ खींचेंगे तब तो आर आर इंटरवल कम हो जाएगा। सांस अंदर ले रहे हो तो टेकिकार्डिया हो रहा है, सांस बाहर छोड़ रहे हो तो ब्रेडिकार्डिया हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, यहां क्या देखने को मिलता है? इंस्पायरेशन के दौरान, इंस्पायरेशन का मतलब सांस अंदर लेने के दौरान क्या होगा? डिक्रीज आर आर इंटरवल। ठीक है। दूसरी साइड में मैंने लिखा है एक्सपायरेशन। और एक्सपायरेशन के दौरान क्या देखने को मिलता है? इंक्रीज आर आर इंटरवल। तो इनडायरेक्टली ऊपर वाले को टेकिकार्डिया और नीचे वाले को ब्रेडिकार्डिया लिख लूं? जी हाँ। यहां मरीज में क्या देखने को मिलता है? टेकिकार्डिया। और ये नीचे वाले गैप में क्या लिखा जाता है? ब्रेडिकार्डिया। और नीचे वाले गैप में क्या लिखा जाता है? ब्रेडिकार्डिया। तो इसकी ईसीजी कैसी बनेगी बताओ? तो ध्यान रखिएगा, शुरुआत में जब आपको सांस लोगे तो आर आर कम है, और जब सांस छोड़ोगे ऐसी ईसीजी देखने को मिलेगी। समझ पा रहे हो कि यहां आपने क्या किया? इंस्पायरेशन। यहां आपने क्या किया? इंस्पायरेशन। यहां आपने क्या किया? एक्सपायरेशन। तो एक जगह सांस को अंदर लिया, दूसरी जगह सांस को बाहर छोड़ा। समझ में आई मेरी बात? कि एक जगह सांस को अंदर लिया, एक जगह सांस को बाहर छोड़ा। सांस, न कि सांस का बोल रहा हूं, सांस। मदर इन लॉ को बाहर नहीं छोड़ना है, मर जाओगे वरना तुम। यहां तक किसी को कोई छोटी मोटी तकलीफ, कोई व्याधियां, कोई परेशानी है तो कमेंट करो। 3 ईसीजी पढ़ा दी है, चौथे नंबर की ईसीजी में प्रवेश कर रहे हैं। चौथे नंबर की ईसीजी को मैं पढ़ा रहा हूं। नहीं है सर जी, मजा आ गया ना? रटना मत। अभी थ्योरी क्लियर हो रही है और जैसे इमेज लाऊंगा को रिलेट करके दिखाना। सबकी ईसीजी पढ़ाऊंगा। यहां होगा पीएसी। अगली ईसीजी देख रहे हैं अपन, पीएसी। पीएसी का मतलब होता है प्री मेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन।
ध्यान रखिएगा, हजारों पेज भरवा के सवाल सही करवाना कोई बड़ी बात नहीं, बहुत कम समय में बहुत अच्छी चीज है। इंस्पायरेशन के दौरान अंदर की रेट बढ़ेगी जिससे आरआर इंटरवल घट जाएगा। अब क्या होगा, मैंने यहां लिखा है प्यारे दोस्तों, प्री मेच्योर, क्या लिखा है, प्री मेच्योर वेंट्रिकुलर, सॉरी वेंट्रिकुलर लिख दिया, चलो इसको पीवीसी कर देते हैं फिर। प्री मेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन कर देते हैं, जब लिख ही दिया तो कोई दिक्कत नहीं। पीवीसी का मतलब प्री मेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन, हाँ आगे पीएससी पढ़ लेंगे। इतना बड़ा काटते उससे अच्छा शॉर्ट फॉर्म काट दी। अब ये पता चल गया कि वेंट्रिकल, पहली बात वेंट्रिकल के कॉन्ट्रेक्शन के दौरान कौन आता है, क्यूआरएस। वेंट्रिकल के कॉन्ट्रेक्शन के दौरान कौन आता है, क्यूआरएस। और ये प्री मेच्योर का मतलब समय से पहले, प्री मेच्योर का मतलब क्या है, समय से पहले। मेच्योरिटी का मतलब अपने टाइम से आता। प्री मेच्योर कोई भी बंदा समय से पहले आता है तो समय पे आने वाला तो समय पे आता ही है। तो यहां देखने को मिलता है वेंट्रिकल के कॉन्ट्रेक्शन के दौरान कौन आता, क्यूआरएस। तो यहां आपको मिलेगा एक्स्ट्रा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। एक्स्ट्रा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट। ईसीजी में आपको क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। हाँ, अब एक्स्ट्रा क्यूआरएस कैसे, जैसे कि ये रही ईसीजी, ये पी वेव, ये क्यू ए आर एस टी, इसके बाद फिर से पी क्यू आर एस टी, ठीक है, क्यू आर एस टी, ये फिर पी, फिर क्यू आर एस टी, फिर पी वेव, फिर क्यू आर एस टी। तो जब इस प्रकार की ईसीजी, देखो क्या करेगी यार स्लाइड है। अब इस ईसीजी में नामकरण करो। नामकरण में सर जैसे कि पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, क्यू आर एस टी, सर क्यू आर एस, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी। क्या मैंने सही लिखा है? अब जब तुमने सब कुछ सही लिखा तो इस ईसीजी में देखो, ये पी क्यू आर एस टी था, ये पी क्यू आर एस टी था, उसके बाद में ये कहां से आ गया, क्या ये अभी आने का था, क्या नहीं आने का था? अरे क्या ये अभी आने का था, क्या नहीं आने का था, और ये आया तो इसको एक्स्ट्रा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बोलूं। और एक्स्ट्रा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है कि वेंट्रिकल जब धड़कना था उससे पहले एक बार और धड़क गया, एट्रियम धड़का पी आई, एट्रियम धड़का पी आई, वेंट्रिकल धड़का क्यूआरएस आया, वेंट्रिकल रिलैक्स हुआ टी आई, क्यूआरएस टी, क्यूआरएस टी, क्यूआरएस टी में एक बीच में क्यूआरएस आ गया। समझ पा रहे हो? ऐसे मेरे हाथों को देखो, ये एट्रिया है, ये वेंट्रिकल है, घड़ी वाला हाथ एट्रियम में, ये वेंट्रिकल है, ये धड़का पी आई, ये धड़का क्यू आर एस आई, ये खुला टी आई, ये धड़का वापस से पी आई, क्यू आर एस आया, टी आई। लेकिन ऐसा चलते चलते में ये एक बीच में आ गया। हाँ, फायर नहीं, फ्लावर नहीं, फायर हूं मैं। एक्स्ट्रा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स का मतलब प्री मेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। अगला तो ईसीजी बहुत आसान होगा, नाम है पीएसी। कितने नंबर की है प्यारे दोस्तों, 5वें नंबर की। समझ में आया? तो पीएसी का मतलब क्या लिखोगे, प्री मेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। प्री मेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन वाला नाम देखने को मिलता है, क्या नाम है, प्री मेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। एट्रियम के लिए जिम्मेदार कौन, पी वेव। वेंट्रिकल के लिए जिम्मेदार कौन, क्यूआरएस। तो यहां क्या देखोगे, समय से पहले कौन धड़क गया, एट्रियम। और एट्रियम धड़का तो कौन आएगा, एक्स्ट्रा पी वेव। और एक्स्ट्रा पी वेव सीन का मतलब क्या होगा कि ये लो तुम्हारी ईसीजी, ये रहा पी, ये रहा क्यू आर एस टी, ये रहा पी,
ये रहा पी क्यू आर एस टी, फिर से पी क्यू आर एस टी, फिर से पी वेव क्यू आर एस टी। ये ईसीजी मैंने बना दी, सब बता दूंगा, तुम चिंता मत करो। तुम्हें एक भी बीमारी के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मेरी जिम्मेदारी है ना। एक बार कमेंट करके बता दो विश्वास है या नहीं है ना, तो सबकी लंका लगा देंगे। ये देखो पी क्यू आर एस टी, ये पी, ये पी, ये क्यू आर एस टी, ये फिर से पी क्यू आर एस टी, ये फिर से पी क्यू आर एस टी। सब कुछ हुआ या नहीं हुआ सर? बहुत ज्यादा, बस तो तुम्हें नाखुश नहीं होने दे। सब कुछ ठीक है सर, ये एक बीच में पी वेव एक्स्ट्रा आ गई। सब कुछ ठीक है, लेकिन इस ईसीजी के अंदर हमें ये पी वेव एक्स्ट्रा नजर आई, और पी वेव जब समय से पहले आई, पी वेव जब एक्स्ट्रा आई, वो हमें क्या इंडिकेट करके जाएगी? देखो यहां ये एक्स्ट्रा आया था, और इस ईसीजी में ये एक्स्ट्रा आ रहा है, तो एक्स्ट्रा पी वेव आना पीएसई कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पीएसई। एक्स्ट्रा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ जाना पीवीसी कहलाएगा। तो पीएसई पीवीसी क्लियर हुआ। देखो शानदार वाली चीज, आप कहते खड़े खड़े पढ़ाते, देखो कितना बढ़िया शानदार वाले नोट्स वोट्स बन रहे, मजा आ गया ना? क्लियर है? सब मुद्दों पे जल्द आएंगे। तो अभी मैं आपको ईसीजी के बारे में पढ़ा रहा था, आगे ईसीजी की कड़ी तो कल ही कर पाएंगे अपन। अभी मैं आपके ईसीजी की कड़ी को मैं वापस बताऊं, तो यहां से मैंने ईसीजी के बारे में बताया 2 मिनट के लिए। ईसीजी एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी नाम का प्रोसीजर है। ग्राफ मशीन को बोला था, ग्राम रिपोर्ट को बोला, एंथोन नाम के भाई साहब ने बताया, गैल्वेनोमीटर पे काम करके दिखाया। नेक्स्ट अपन ने बता दिया कि ईसीजी के अंदर जो लार्ज बॉक्स होता है वो 0.2 सेकंड का, स्मॉल बॉक्स 0.04 सेकंड का। ईसीजी में पी वेव आने का मतलब एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियम में सिस्टोल या डीपोलराइजेशन। क्यूआरएस का आने का मतलब वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर सिस्टोल या डीपोलराइजेशन। टी वेव आने मतलब वेंट्रिकल रिलैक्सेशन, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन या डायस्टोल बोला था। यू वेव के लिए प्रोकेंजे फाइबर बताया। ये ईसीजी जो आपके सामने दिख रही है, इसको अपन ने साइनस रिदम नाम दिया। इसको नाम क्या दे दिया? साइनस रिदम के नाम से जाना। समझ में आ गया? इस ईसीजी के बाद मैंने आपको इस ईसीजी के काम करने का तरीका बोले तो पीआर इंटरवल का मतलब एट्रियम से कॉन्ट्रैक्शन से लेकर के वेंट्रिकल तक धड़कन का जाना क्या कहलाता है? पीआर इंटरवल जो 0.20 से 0.12 से 0.20 सेकंड है। अगला अपन ने आरआर इंटरवल के बारे में पढ़ा। दो आरआर इंटरवल के बीच का गैप हार्ट रेट होती है, जो नॉर्मल 0.6 टू 1.0 सेकंड, यानी ऑन एंड एवरेज 0.8। नेक्स्ट हार्ट रेट निकालने के लिए बोल दिया कि अगर लार्ज बॉक्स है तो 300 से डिवाइड करो, और स्मॉल बॉक्स है तो 15 से डिवाइड करने का 1500 से डिवाइड करो। इसके बाद प्यारे दोस्तों अपन ने साइनस टेकिकार्डिया, जब मरीज की हार्ट रेट, मरीज का दिल 100 की गति से तेज चले तो आरआर इंटरवल का गैप कम हो जाएगा। जब मरीज का हार्ट 60 की गति से कम चले तो आरआर इंटरवल का गैप बढ़ जाएगा। नेक्स्ट अगली ईसीजी बताई थी अपन ने, इंस्पायरेटरी साइनस रिदम। जब सांस लेते हैं तो टेकिकार्डिया, छोड़ते हैं तो ब्रेडिकार्डिया। तो सांस लेने के दौरान आरआर का गैप कम, छोड़ने के दौरान बढ़ जाता है। उसके बाद मैंने आपको प्यारे दोस्तों अगली ईसीजी, सेकेंड लास्ट ईसीजी, जिसका नाम है पीवीसी, प्री मेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बताया। कॉन्ट्रैक्शन वेंट्रिकल में आया इसलिए क्यूआरएस बना। और उससे अगला नाम मैंने पीएसई बताया, यानी एट्रियम में एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्शन आया तो इसमें एक्स्ट्रा पी वेव और उसमें एक्स्ट्रा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बना। बोलिएगा आज के आनंद की जय। उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अभी तक की आज की कार्डियोलॉजी की जर्नी आपको बहुत जबरदस्त लगी होगी। सबसे पहले अपन ने ऑन्कोलॉजी की शुरुआत की, ऑन्कोलॉजी को जबरदस्त तरीके से देखा। फिर अपन हिमेटोलॉजी के सिस्टम को बहुत अच्छे से डील किया, और अभी कार्डियोलॉजी की दुनिया में उतरे हैं। मत कर परवाह तू आज उनकी जो तुझे देते हैं ताना, अरे झुका देंगे ये सर जब आएगा तेरा जमाना। लहरें बन जाए तूफान, कश्ती का काम है बहना, और कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। तो लोग कहते रहेंगे लोगों का काम है कहना। आपने चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, फिक्र नहीं करनी है, बल्कि अपने आप पे जिक्र करना है। और जो आज गालियां दे रहे हैं जल्द वो तालियां देंगे। हेलो नमस्कार दोस्तों, डेम्स परिवार में आप सब लोगों का दिल खोल के स्वागत है। द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक बाला जाए। तो इस बार भाले को ऐसा फेंकिएगा कि सफलता के नाम का होना चाहिए, जो सफलता के शिखर पे चढ़ करके दिखाए। और जब अपनों ने कहा था कि काबिलियत नहीं है तुम में, तो आज गैरों से कहलवा दिया कि कामयाब हो तुम। और कितनी गैर जिम्मेदारी के साथ दिल तोड़ा था तूने मेरा, कि आज मेरी कामयाबी के जिम्मेदार हो तुम। तो डेफिनेटली जब अपनों ने मना किया है, उनको वापस से ले जाने की कोशिश कीजिएगा। क्लियर है? क्या बात है, वेल डन बेटा, शानदार। कल के सेशन में मेरे द्वारा पढ़ाई गई ईसीजी में वहां तक किसी को कोई परेशानी?
ईसीजी क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ग्राफ, ग्राम क्या होता है, छोटे कॉलम बड़े कॉलम क्या होते हैं, हार्ट रेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पीआर इंटरवल क्या होता है, आरआर इंटरवल क्या होता है, पी क्यू आर एस टी क्या होता है, यू वेव क्या होती है, ये चर्चा की थी। इसके बाद अपन ने साइनस रिदम, इसके बाद में इंस्पायरेटरी डिसरिदमिया या जिसे अपन इंस्पायरेटरी साइनस रिदम के नाम से जाना, प्रीमेच्योर एट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन देखा, और इसके अलावा अपन ने साइनस ब्रेडिकार्डिया पढ़ा। वहां तक किसी भी बच्चे को कोई परेशानी नहीं। तो अब अपन कड़ी को आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। पहले ईसीजी पढ़े, ईसीजी को पूरा कर ले। आर यू रेडी? चलो अपन ईसीजी की उसी कड़ी को कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। ईसीजी पार्ट 2 को अपन कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्ट 2 जैसी क्या चीजें देखने को मिलेगी या किस प्रकार से करना चाहिए, यह क्या देखने को मिलता है। अब अगली जो मैं ईसीजी आपको पढ़ा रहा हूं वो मैं पढ़ा रहा हूं एट्रियल फ्लटर। कौन सी ईसीजी के बारे में अपन बात कर रहे हैं प्यारे दोस्तों? एट्रियल फ्लटर के बारे में। अब ये जो एट्रियल फ्लटर होता है इसमें क्या होता है? पहली बात, एट्रियल वर्ड आ गया मतलब दिक्कत तो एट्रियम में है। दिक्कत कहां देखने को मिलेगी सर? दिक्कत एट्रियम में है। अगर किसी भी मरीज का एट्रियम 250 से लेकर के 400 की स्पीड से अगर चलने लग जाए, यहां क्या बोल रहा हूं, एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन कितने हो जाएं? 250 टू 400 बीट पर मिनट। इतना तेजी से अगर आपका एट्रियम मरीज का चलने लग गया तो उसे अपन क्या बोलेंगे? एट्रियल फ्लटर। अब एट्रियल फ्लटर में क्या आएगा? पी वेव आएगी। और पी वेव यहां क्या देखने को मिलती है? तो सर यहां देखने को मिलती है पी वेव टूथ शू शेप। ध्यान रखिएगा, थ्योरेटिकल में अगर आपसे पूछा जाए कि अगर किसी भी मरीज की ईसीजी टूथ शू शेप देखने को मिल रही है, सर जूम कर दीजिएगा, पूरा जूम है ना बेटा, अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। तो पी वेव अगर टूथ शू शेप देखने को मिल जाए तो आप उसे एट्रियल फ्लटर बोलोगे। और ये ईसीजी नजर कैसी आएगी? तो ध्यान रखिएगा, अगर पी वेव एस है, इसके बाद आपका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, इसके बाद फिर से आपका ये फिर से क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, फिर से ऐसी, फिर से क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, फिर से ये। तो प्यारे दोस्तों इस प्रकार की अगर ईसीजी बेटा थोड़ा पढ़ने पे फोकस करो, अगर ऐसी ईसीजी आपको देखने को मिलती है, इसको बोलते हैं टूथ शू शेप। देखो ये दांत, ये जो आपको नजर आ रहा है ना, इसी को बोलते हैं टूथ शू शेप। इसी को क्या बोला जाता है? तो आपका जवाब आना चाहिए समझ में आई मेरी बात? अब सर अगर आप जस्ट अगली फिब्रिलेशन पढ़ोगे, एट्रियल फिब्रिलेशन, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि पी वेव फ्लटर कब है, फिब्रिलेशन। तो फ्लटर में ये 2 से 3 ही होती है। ये जो आपको ये मामला आएगा ना, जू 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 जू, ये लगभग 2 से 3 ही आता है। और फिब्रिलेशन में क्या होती है कि उसकी संख्या नहीं होती है, वो यूं फिब्रिलेट करती रहती है, कभी छोटी तो कभी मोटी। समझ पा रहे हो? तो जब कभी छोटी कभी मोटी मोटी जैसा मामला आ जाए, वो फिब्रिलेशन को इंडिकेट करेगी, जब ईसीजी देखने में परेशानी होगी। समझ में आ रहा है? और जब आपको सिर्फ लिमिटेड संख्या में एकदम एक्यूरेसी के साथ, देखो इसका अपर नोच लोअर नोच एक्यूरेट निकल रहा है, जैसे लग रहा है चूहे ने किसी भी चीज को कुतर लिया। एक बच्चा बोल रहा है सर स्टूडियो से क्लास नहीं ले रहे हैं। बेटा स्टूडियो से नहीं ले रहे हैं सर, तो कहां से ले रहे हैं? रेलवे स्टेशन से। अभी 3 मिनट पहले तुम वाईटी पे मेरे से मिले थे, 3 मिनट बाद यहां मिल रहे हो, तो एरोप्लेन में ले रहे हो, इसे क्या कर? समझो, पढ़ाई पे फोकस करो। तो ये वाली ईसीजी क्या कहलाती है? एट्रियल फ्लटर। क्या कहलाती है? एट्रियल फ्लटर। अब एट्रियल फ्लटर वाले मरीज में हमें ट्रीटमेंट क्या करना है? ऑब्जर्वेशन। इसका क्या करना है? ऑब्जर्वेशन करना है कि ये एट्रियल फ्लटर है, ये एट्रियल फिब्रिलेशन में कन्वर्ट नहीं हो जाए, बाकी कुछ नहीं है। बस एट्रियम 250 से 400 की स्पीड से धड़क रहा है, हमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। चलो,
फ्लटर के बाद अपन अगली ईसीजी में आपको पढ़ा रहा हूं एट्रियल फिब्रिलेशन। अगली ईसीजी कौन सी पढ़ा रहा हूं? एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन का मतलब वो अब नाच रहा है, इतनी देर तो फिर भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, अब वो नाच रहा है। तो जब आपके एट्रियम की स्पीड 350 से लेकर के 600 बीट पर मिनट हो जाए, गति देखो, कहां बातें कर रहे थे 60 से 100, और कहां देखते ही देखते कहां पहुंच गए। जब मरीज का एट्रियम 350 से 600 की स्पीड से अब तो धड़क नहीं फड़क रहा है, तो यहां आपको देखने को मिलती है एबनॉर्मल पी वेव, एबनॉर्मल, या बोल सकते हो फिब्रिलेटिंग, या बोल सकते हो अपसेंस। कौन सी वेव? पी वेव। जब किसी भी मरीज की ईसीजी में फिब्रिलेट करती हुई पी वेव नजर आए, नाचती हुई नजर आए, या आए ही नहीं वो वाली चीज, तो अब ईसीजी में कैसी बनेगी? ऐसी ईसीजी नजर आ रही है। तो ये वाली क्या कहलाएगी? अब ये चूहे के दांत नहीं है, देखो ऊपर नीचे बराबर नहीं है, कभी छोटा कभी लंबा चौड़ा कैसा भी चल रहा है। इस कंडीशन को क्या बोला जाता है? एट्रियल फिब्रिलेशन। अब यहां हर्ट धड़क नहीं फड़क रहा है, यहां आप क्या बोलोगे कि मरीज का जो हर्ट है वो धड़क नहीं फड़क रहा है। और जब मरीज का हर्ट धड़क नहीं फड़क रहा है तो क्या उसके अंदर खून रुकेगा? जी हाँ। ऐसी कंडीशन में जब हर्ट धड़कता नहीं फड़कता है तो वैसी कंडीशन में आपका मामला क्या हो जाता है? ये आपका हर्ट, ये आपका राइट एट्रियम है, ये आपका लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है। ऐसी परिस्थितियों में इन चैम्बर में खून रुकेगा या नहीं रुकेगा? जी हाँ। और खून रुकेगा तो क्या हो सकता है? कोएगुलेशन। जब यहाँ ब्लड रुकेगा, जब यहाँ क्या रुकेगा? ब्लड रुकेगा। क्यों रुका? क्योंकि ब्लड अब हर्ट फड़फड़ा रहा है तो ब्लड फेंक ही नहीं रहा है, और फेंकेगा नहीं तो ब्लड स्टेसिस होगा, और जब ब्लड स्टेसिस होगा तो कोएगुलेशन हो सकता है। तो इसको ट्रीटमेंट के लिए क्या दोगे? इसको ट्रीटमेंट के लिए आपको क्या देना पड़ेगा? एंटी कोएगुलेंट। कौन सी दवाई देनी है? एंटी कोएगुलेंट। दूसरा इसमें क्या कर सकते हो? कार्डियोवर्जन। और कार्डियोवर्जन कौन सा? फार्मेकोलॉजिकल। कौन सा कार्डियोवर्जन? फार्मेकोलॉजिकल। फार्मेकोलॉजिकल, जो आगे की क्लासों में मैं पढ़ाऊंगा कि कार्डियोवर्जन होता क्या है। फार्मेकोलॉजिकल का मतलब मरीज को दवाई देना है। एंटी कोएगुलेंट क्यों दिया? ये सवाल बहुत फेमस है। हिपेरिन वारफेरिन क्यों दिया? क्योंकि खून के जमने को रोक रहा है। खून फीक ही नहीं रहा है, फीकेगा नहीं तो खून यही रुकेगा, और यही रुकेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आज के सेशन में मैंने 2 ईसीजी अभी तक पढ़ा दी, एट्रियल फ्लटर और एट्रियल फिब्रिलेशन। किसी को कोई समस्या? एट्रियल फ्लटर या एट्रियल फिब्रिलेशन में किसी को कोई समस्या देखने को मिल रही है क्या? नहीं देखने को मिली, पक्का? चलो, एट्रियल फ्लटर और फिब्रिलेशन में किसी को समस्या नहीं, तो अगली ईसीजी का नाम देखते हैं, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। अगली ईसीजी का नाम क्या लिखोगे? वीटी। वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया, वेल डन। आप लोग ही तो उम्मीद हो। चलो, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया का मतलब दिक्कत तो वेंट्रिकल में, दिक्कत कहां है? वेंट्रिकल में। टेकिकार्डिया का मतलब स्पीड बढ़ गई। कितने से बढ़ गई? अगर किसी भी मरीज का वेंट्रिकल 150 से लेकर के 250 की स्पीड पर बीट पर मिनट से चलने लगे, वो वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया कहलाएगा। वेंट्रिकल एक बहुत इंपॉर्टेंट चैम्बर है। वेंट्रिकल बड़े चैम्बर है, वेंट्रिकल खून के लिए जिम्मेदारियां रखते हैं, और वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, वेंट्रिकल में पी एबनॉर्मल या क्यूआरएस। तो यहां क्या देखने को मिलता है? वाइडेंट। क्या देखने को मिलता है? वाइडेंट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? वाइडेंट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स।
और जब आप इस मरीज की ईसीजी देखोगे तो आपको यूं देखने को मिलेगा, जू 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 जू। ये अगर आपको ईसीजी में नजर आने लग जाए तो आप समझ लेना ये कौन सी ईसीजी है, वीटी। कौन सी ईसीजी है, वीटी। या इसी को आप क्यूआरएस नॉर्मली ऐसा बनाते थे, वो क्यूआरएस यूं नजर आने लगे। ये ईसीजी किसकी है, वीटी की है। समझ पा रहे हो मेरी बात को, ढंग से देखना। ये ईसीजी किसकी है, वीटी की, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया दिख रही है। इधर आपकी ईसीजी किसकी है, वीटी की, यानी वाइडेंट क्यूआरएस। और क्यूआरएस जब वाइड हो रहा है तो पीवी दिख ही नहीं रही है, उसकी औकात ही नहीं है। समझ पा रहे हो। वहां आपकी जो दूसरी मैंने ईसीजियां जब बनाई थी तो यहां देखो क्यूआरएस नॉर्मल बनाए थे, यहां देखो क्यूआरएस नॉर्मल बने थे, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो। क्यों? क्योंकि इनमें कोई गड़बड़ नहीं थी। जब ये बनाया तो भी क्यूआरएस को नहीं छेड़ा, सिर्फ पी पे फोकस किया था, तब दिक्कत एट्रियम थी। यहां आपका ये कंडीशन है वीटी। अब आपका सवाल आएगा कि सर इसका मैनेजमेंट क्या होना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, ऐसी ईसीजी आने के बाद फर्स्ट असेस द पल्स, और अगर पल्स प्रेजेंट है तो फार्मेकोलॉजिकल कार्डियोवर्जन, और अगर पल्स अब्सेंट है तो डीफेब। तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगा, असेस द पल्स। और पल्स अगर क्या है, प्रेजेंट है, या पल्स क्या देखने को मिले, अब्सेंट है। अगर आपकी पल्स प्रेजेंट देखने को मिले या पल्स अब्सेंट देखने को मिले, अगर पल्स प्रेजेंट है तो आप क्या करोगे, फार्मेकोलॉजिकल फार्मेकोलॉजिकल कार्डियोवर्जन। और अगर पल्स अब्सेंट है तो आप इमीडिएटली क्या करोगे, डिफिब्रिलेटर। क्या करोगे, डिफिब्रिलेशन। कौन सी दवाई देते हैं बता देंगे, टेंशन मत लो, क्लियर है, टेंशन मत लो। लिडोकैन वगैरह देंगे कार्डियोवर्जन के अंदर, सारी कार्डियोवर्जन की दवाई पढ़ाऊंगा। ये डी फेब वाला मामला, बाकी कुछ फार्मा में भी तो पढ़ोगे। ये डी फेब वाला मामला, और ये ऑप्शन नहीं है तो क्या कर दो, सीपीआर। तो ध्यान रखिएगा, पल्सलेस, इसको क्या बोलते हो, पल्सलेस वीटी। पल्सलेस वीटी का इलाज क्या है, डी फेब, और क्या कर दो, सीपीआर। क्या करोगे, डी फेब और सीपीआर। समझ में आई मेरी बात, क्लियर है। तो वीटी के बारे में किसी की कोई दिक्कत नहीं है। अगली ईसीजी का नाम देखने को मिलता है जिसको बोलेंगे वीएफ, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। अगली ईसीजी का नाम क्या रहेगा, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में अब वेंट्रिकल धड़क नहीं, फड़क रहा है, और कितने से ज्यादा, तो मोर देन 250 बीट पर मिनट। ये लगभग आपका 250 से लेकर के 350 400 तक की स्पीड से धड़कता है। तो अब क्या ये धड़क रहा है, नहीं, ये फड़क रहा है। तो फड़क रहा है तो इसमें क्या होगा, सब कुछ एबनॉर्मल है। क्या ये ब्लड कुछ भी फेंक रहा है, नहीं। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में कुछ भी फेंक ही नहीं रहा, वो टक 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 कर रहा है, गाड़ी फेल हो जाएगी। तो इसकी ईसीजी क्या आएगी, अब पूरा नाश्ता हुआ तो क्यूआरएस ही नजर आए। इतनी अजीबोगरीब होगी कि जब आप कुछ भी ढंग से नहीं पढ़ पाओगे, ऐसी ईसीजी नजर आती है, ये वीएफ कहलाता है। ये क्या कहलाता है, वीएफ। तो सर तुरंत प्रभाव से इस मरीज का इलाज क्या करना है, तो ट्रीटमेंट में आओ देखो ना था, डिफिब्रिलेशन। इलाज क्या करना पड़ेगा, डिफिब्रिलेशन। समझ में आ गया। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट प्रायोरिटी शॉकेबल रिदम का नाम बताओ तो वीएफ। फर्स्ट प्रायोरिटी शॉकेबल रिदम का नाम बताओ तो आपका जवाब आना चाहिए वीएफ। क्लियर हुआ, यहां तक किसी भी बंदे को कोई परेशानी नहीं। तो ईसीजी के मामले में बेटा साइनस टेकिकार्डिया, साइनस ब्रेडिकार्डिया, इंस्पायरेटरी साइनस रिदम, प्री मेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, प्री मेच्योर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन वाला मामला देखने को मिला। एट्रियल फ्लटर, एट्रियल फिब्रिलेशन, वीटी और वीएफ। एक बच्चा लिख रहा है सर वीटी वीएफ में कंफ्यूजन हो जाता है, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है। यहां गति को देख बेटा, 150 से 250, और यहां देख 250 भी क्रॉस कर गए तो 250 क्रॉस कर गए तो अब ये कोई धड़कन थोड़ी होती है, ये तो फड़कन होती है।
खून फेंक ही नहीं पाता है। चलो, हार्ट ब्लॉक ही साथ में पढ़ा दूं कि अलग से पढ़ाऊं? कमेंट करो, जितने भी बच्चे हैं एक बार जल्दी से कमेंट करें, हार्ट ब्लॉक की ईसीजी को साथ में लपेट दिया जाए या अलग से रखा जाए? पढ़ा दीजिएगा। साथ में नोट्स बना रहे हो ना? चलो, अगला नाम लिख रहा हूं हार्ट ब्लॉक। हार्ट ब्लॉक का मतलब, ब्लॉक का मतलब बंद हो जाना, ब्लॉक का मतलब बंद हो जाना, हार्ट का मतलब हर्ट। तो अब हर्ट के अंदर मामला क्या था? ऐसे नोड इंपल्स जनरेट करता था, कल के सेशन में मैंने आपको लोगों को अच्छे से बताया था। अब इनमें आपको पता है कि ये रहा ऐसे नोड, ये रहा एवी नोड, ये रहा बंजल ऑफ हिंज, और ये रहा प्रोकेंजे फाइबर। क्या अपन सही है? ये रहा ऐसे नोड, ये रहा एवी नोड, ये रहा बंजल ऑफ हिंज, और ये रहा प्रोकेंजे फाइबर। सही चल रहा है मामला? जी हाँ। जब तक ऐसे नोड काम करेगा तब तक तो ठीक है। पहला हर्ट ब्लॉक आता है जिसको अपन कहते हैं ऐसे नोड ब्लॉक, ऐसे नोड ब्लॉक। अब प्यारे दोस्तों, कभी भी आपके हर्ट ब्लॉक में ऐसे नोड ब्लॉक हो गया तो ऐसे नोड कितनी इंपल्स जनरेट करता था? तो आपने बोला 60 से 100। एवी नोड कितना करता है? 40 से 60। तो जब मरीज का हर्ट 60 से 100 इंपल्स जनरेट करके धड़केगा तो नॉर्मल है। लेकिन जिस दिन ऐसे नोड ब्लॉक हो जाएगा तो क्या ये 60 से 100 इंपल्स आएगी? नहीं। और ऐसे नोड जब एजे पेस मेकर काम नहीं करेगा तो फिर जिम्मेदारियां किसकी बढ़ेगी? एवी नोड की। तो जब मरीज का हर्ट 40 से 60 बीट पर मिनट की स्पीड से क्या करे? इंपल्स जनरेट करे, तो वो कहलाता है ऐसे नोड ब्लॉक। और इस मरीज में मैंने एक आपको डायमीटर पढ़ाया था कि ऐसे नोड से लेकर के प्रुकेंजे फाइबर तक या एट्रियम से लेकर के वेंट्रिकल तक इंपल्स का ट्रेवल करना पीआर इंटरवल है। क्या है? पीआर इंटरवल है या नहीं है? है। तो ये पीआर इंटरवल आपको यहां क्या मिलेगा? एबनॉर्मल मिलेगा। क्या मिलेगा? पीआर इंटरवल एबनॉर्मल। क्यों? क्योंकि सर नॉर्मली होता है 0.122 0.20 सेकेंड, एक नॉर्मल यहां से लेकर के गति को यहां तक जाने में। लेकिन अब ब्लॉक हो गया तो धीरे जाएगा तो मरीज में पीआर में चेंजेस आएगा। तो ये होता है ऐसे नोड ब्लॉक। इलाज क्या है? या तो पेस मेकर लगाओ, यो क्या लगा दो मरीज के अंदर? सब क्यूटेनियस पेसिंग लगा दो जो इंपल्स जनरेट करता रहे। चलो, इसके बाद दूसरा ब्लॉक आता है जिसको अपन कहते हैं एवी ब्लॉक। एवी ब्लॉक का मतलब है एट्रियो वेंट्रिकुलर ब्लॉक। ऐसे नोड तो पहले ब्लॉक होगा तो गति धीरे हुई, मरीज मरा नहीं। अब एवी ब्लॉक हो गया। अब एवी ब्लॉक होता है प्यारे दोस्तों दो प्रकार का, इट में बी टू टाइप। इट में बी टू टाइप्स। दो टाइप कौन सा होता है? एक तो होता है इनकम्प्लीट और दूसरा होता है कंप्लीट। एक होता है इनकम्प्लीट हार्ट ब्लॉक और दूसरा होता है कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। और जो इनकम्प्लीट हार्ट ब्लॉक होता है वो होता है दो प्रकार का। एक होता है फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, और दूसरा होता है जिसको अपन कहते हैं सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक। एक होता है फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, दूसरा होता है सेकेंड डिग्री। और जो कंप्लीट हार्ट ब्लॉक होता है उसको अपन कहते हैं थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। अभी तक में कोई कंफ्यूजन? हार्ट ब्लॉक का मतलब हार्ट का काम था इंपल्स जनरेट करना, नहीं किया, हार्ट ब्लॉक कहलाया। अब बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक के बारे में। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक का मतलब है जब मरीज का एवी ब्लॉक हो गया। तो एवी ब्लॉक हो गया तो ये जो बंजल ऑफ हिंज से जो इंपल्स है वो नहीं जा रही है, ये कहलाता है एवी ब्लॉक फर्स्ट डिग्री। यहां क्या लिख सकते हो? इट शुड
decrease traveling of impulse from AV to ventricle। और यहां आपको क्या देखने को मिलता है, प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल सीन। वहां लिखा था पीआर इंटरवल एबनॉर्मल, यहां लिख रहे हैं प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल। क्यों? क्योंकि ब्लॉक हो गया। तो अब ईसीजी कैसी आएगी, ये ईसीजी की पी वेव, ये ईसीजी की आर वेव, क्यू आर एस टी। ठीक है, इस ईसीजी में फिर से आएगा ये पी वेव, ये क्यू आर एस टी, ये फिर से ईसीजी में पी वेव, ये क्यू आर एस टी। तो इस ईसीजी में आपको क्या देखने को मिल रहा है, प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल। इस ईसीजी में आपको क्या देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा, ये देखो हुआ या नहीं हुआ पीआर इंक्रीज। तो अगर कभी भी ईसीजी में पीआर इंक्रीज होता है, अगर पीआर इंटरवल इंक्रीज होता है तो वो क्या कहलाएगा, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। और सारे ब्लॉक का इलाज यही है कि मरीज को इंपल्स जनरेट करने का आश्वासन दिया जाए या कोई तरीका दिया जाए। चलो, अब फर्स्ट डिग्री के बाद आता है सेकंड डिग्री। प्रोलॉन्ग नॉर्मल वैल्यू से प्रोलॉन्ग होना, नॉर्मल वैल्यू 0.12 है, 0.12 से लेकर के 0.20 है, उससे बढ़ जाना। अगला आता है प्यारे दोस्तों सेकंड डिग्री। सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक का दूसरा नाम है मोबाइज ब्लॉक, ऑल्सो नोन एज मोबाइज ब्लॉक, ऑल्सो नोन एज मोबाइज हार्ट ब्लॉक। इसका दूसरा नाम अपन ने बता दिया मोबाइज हार्ट ब्लॉक। और ये जो मोबाइज हार्ट ब्लॉक होता है, अब ये भी दो प्रकार का, मोबाइज फर्स्ट एंड मोबाइज सेकंड। पहला अपन पढ़ रहे हैं जिसका नाम होगा मोबाइज फर्स्ट। अब मोबाइज फर्स्ट में क्या देखने को मिलता है, क्यू आर एस टी मिसिंग। इस मोबाइज फर्स्ट में क्या देखने को मिलता है, क्यू आर एस टी तो मिस हो गया। क्यों मिस हो गया, क्योंकि जो हर्ट धड़कन पैदा कर रहा है वो एवी से थोड़ी, एवी ब्लॉक है तो वहां से कुछ आया नहीं, तो वेंट्रिकल में कुछ ट्रेवलिंग ही नहीं है। और जब वेंट्रिकल में कुछ ट्रेवलिंग ही नहीं है तो वेंट्रिकल से ही तो निकलती है, कॉन्ट्रैक्शन के दौरान क्यू आर एस, रिलैक्सेशन के दौरान टी, दोनों ही नहीं हो रहा है तो क्यू आर एस टी मिसिंग। लेकिन एवी से वेंट्रिकल तक जाने में गति का जो एरिया है वो लगातार पीआर इंटरवल बढ़ता है, तो क्यू आर एस टी मिसिंग विथ प्रोग्रेसिव पीआर इंटरवल इंक्रीज, पीआर इंक्रीज। तो इस लाइन को लिख लेना, ढंग से दिमाग में छाप लेना कि सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक को मोबाइज ब्लॉक कहते हैं। मोबाइज फर्स्ट का मतलब है क्यूआरएसटी मिसिंग है और उसके साथ में लगातार पीआर बढ़ेगा, सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक कहलाएगा। ईसीजी कुछ ऐसी नजर आएगी, ये देखो मरीज के अंदर पी, उसके बाद में प्यारे दोस्तों मान लीजिएगा कि ये क्यू आर एस टी बना दिया या टी बना दिया। अब मैं वापस से पी बनाऊंगा, उसके बाद में ये करूंगा, उसके बाद सीधा ये लाऊंगा पी, फिर क्यू आर एस टी। अब आपने बोला सर ये खजाना खाली कैसे है, यहाँ आपकी क्या देखने को मिलती है, क्यू आर एस टी मिस है या नहीं है, है। इसके अलावा यहाँ पी आर इंटरवल मान लीजिएगा 0.12 सेकेंड था, तो यहाँ आपका पी आर इंटरवल 0.16 सेकेंड, यहाँ पी आर इंटरवल 0.18 सेकेंड, यहाँ आपका पी आर इंटरवल 0.22 सेकेंड, यानी लगातार पी आर इंटरवल बढ़ता जाता है। ये रहा बेटा सेकेंड डिग्री का डायग्राम, क्लियर। सेकेंड डिग्री का मोबाइल फर्स्ट क्लियर हुआ।
चलो, अब अपन पढ़ रहे हैं मोबाइज सेकंड। दूसरा नाम क्या देखने को मिलता है? मोबाइज सेकंड। और मोबाइज सेकंड का मतलब ये सेकंड डिग्री हर्ट ब्लॉक का ही टाइप है। अब इसमें क्या होता है, क्यू आर एस टी तो मिसिंग रहती है, लेकिन पी आर इंटरवल प्रोग्रेसिव नहीं बढ़ता है, वो जितना है उतना ही रहता है। तो ध्यान रखिएगा, यहां क्या लिखोगे, क्यू आर एस टी मिसिंग सेम एज। ध्यान रखिएगा, मोबाइल फर्स्ट और मोबाइल सेकंड में कंफ्यूज नहीं होना है, क्यू आर एस टी दोनों में मिस है। वहां पी आर प्रोग्रेसिव बढ़ रहा है, यहाँ प्रोग्रेसिव नहीं बढ़ रहा है। क्यू आर एस टी मिसिंग बट नो पी आर इंटरवल क्यू आर एस टी मिसिंग बट नो प्रोग्रेसिव पी आर इंटरवल इंक्रीज। कोई पी आर इंटरवल इंक्रीज प्रोग्रेसिव नहीं होता है। तो इसकी ईसीजी कैसे लिखोगे कि ये रही पी, चलो तो अब ईसीजी में क्या लिख रहे हो, ये रहा पी, ये रहा क्यू, ये आर, ये एस, ये टी, ये पी, ये वापस से पी, ये क्यू, आर एस टी, पी क्यू, आर एस टी। तो सर ये खजाना खाली पड़ा है, और इस खजाने में क्या देखने को मिल रहा है, तो आप लिखोगे क्यू आर एस टी मिसिंग, क्यू आर एस टी मिस। लेकिन पी आर सबका सेम है। जैसे कि यहाँ आपने लिखा है 0.16 सेकेंड, तो प्यारे दोस्तों यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ पे फिर से 0.16, यहाँ पे फिर से 0.16, यानी पी आर इंटरवल कोई प्रोग्रेसिव नहीं बढ़ रहा है। समझ में आई मेरी बात? सेकेंड डिग्री हर्ट ब्लॉक के मोबाइल फर्स्ट और मोबाइल सेकेंड। और अब लास्ट बट नॉट लीस्ट में क्या जाएगा, इसको अपन बोलेंगे थर्ड डिग्री हर्ट ब्लॉक। क्या बोलोगे? थर्ड डिग्री हर्ट ब्लॉक के नाम से जानेंगे। थर्ड डिग्री हर्ट ब्लॉक के नाम से जिस ईसीजी के बारे में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब है कि कंप्लीट हर्ट ब्लॉक। इसी को अपन ने क्या लिखा, कंप्लीट, मतलब कुछ भी नहीं जा रहा है, कुछ भी नहीं जा रहा है। तो इसमें एट्रियम और वेंट्रिकल अलग अलग ही नाचते हैं। एट्रियम एंड वेंट्रिकल मूव सेपरेटली। ये सेपरेटली मूव कर रहा है, तो इसकी ईसीजी में क्या आएगा, पी वेव पी वेव पी वेव पी वेव, क्यू आर एस क्यू आर एस क्यू आर एस, पी वेव पी वेव पी वेव, क्यू आर एस क्यू आर एस क्यू आर एस, पी वेव पी वेव पी वेव। यानी ये अलग ही नाच रहा है। इसको कहते हैं कंप्लीट हर्ट ब्लॉक। यहाँ आपको सिर्फ पी वेव नजर आई, ये आपको लगातार क्यू आर एस नजर आया, ये फिर पी वेव नजर आई, ये फिर क्यू आर एस नजर आया। तो ऐसी चीजों को बोलते हैं कंप्लीट हर्ट ब्लॉक। इसी के साथ मोटे मोटे रूप में जितनी मेरे को ईसीजी पढ़ानी थी मैंने पढ़ा ली। कमेंट बॉक्स में एक बार मुझे छाप दीजिएगा कि जितनी उम्मीद भरी दृष्टि के साथ आप ईसीजी पढ़ने मेरे से उत्सुक थे, क्या वो सब कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला? भगवान की कसम साक्षी मान के भगवान को जवाब दीजिएगा। दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा सवाल गलत नहीं करवाएगी, ये मेरी गारंटी है। अब तुम खुद जाकर के ईसीजियां उठा के सवालों को सोल्व करो। जितनी चाहे गूगल से उठाओ, चाहे फेसबुक से उठाओ, चाहे इंस्टा से उठाओ, कहीं से भी लाओ। थ्योरी को लो, बोली गई लाइनों को मैच करो। दुनिया की कोई ताकत सवाल गलत नहीं करवा सकती। और हार्ड वर्क मेक मैन परफेक्ट। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी कमियां पहचानोगे। हम्म। बोल सकते हैं अपन, पड़े हो किसके चक्कर में, कोई नहीं है आपके अपने टक्कर में। चलो, अब मैं आपके ईसीजी की सवाल की तरफ ले जाता हूं। बहुत जबरदस्त रेशनल निकाल दिया। अब ये ईसीजी किसकी है बता दो तुम लोग। ये तो ट्रेलर है, मूवी तो पूरी अलग ही है।
ये बड़े कॉलम है, आपको पता है, ये लार्ज कॉलम है, इसमें स्मॉल कॉलम होता है। वीएफ, वीटी, क्या क्यूआरएस दिख रहा है? पहले ये देखो, क्या क्यूआरएस दिख रहा है? नहीं, क्यूआरएस ही नहीं दिख रहा है। और जब क्यूआरएस ही नहीं दिख रहा है तो ये ईसीजी किसकी देखने को मिलती है? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। ये क्यूआरएस कहाँ है? ये तो एक जो मैंने, ये देखो लाइन को मैच करो, कहां गई? ये क्यूआरएस है। जू 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 जू, बस वही मामला हो रहा है। ये ईसीजी किसकी है? वीएफ की। मैक्सिमम बच्चों ने सही जवाब दिए, कुछ बच्चों का गलती से गलत हो रहा है, प्रैक्टिस करो सही हो जाएगा। इलाज के नाम पे क्या करना है? डी फेब। इलाज के नाम पे क्या करना है? डी फेब। और कोई ऑप्शन हमारे पास में